गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10 लाइट चैप्टर के बारे में। फिजिक्स में क्लास 10 लाइट चैप्टर। सबसे पहले हम लाइट के बारे में देखते हैं। लाइट के बारे में, लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। लाइट के बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो लाइट में एक वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स 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 का मतलब होता है टू स्टडी अबाउट लाइट। लाइट के बारे में जो भी पढ़ाई की जाती है उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। टू स्टडी अबाउट लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स या इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट के बारे में जो कुछ भी पढ़ाई की जाती है उसको बोला जाता है ऑप्टिक्स। तो लाइट के बारे में पहले हम कुछ चीजें जानेंगे, जैसे कि लाइट की डिफिनीशन की अगर हम पहले बात करें कि व्हाट इज लाइट। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट एक एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसकी वजह से हमें चीजें देखने को मिलती है, जिनकी वजह से हम चीजें देख पाते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट के अगर हम सोर्स की बात करें, लाइट के सोर्स की, तो लाइट के सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब लाइट कहां से आती है। तो लाइट के जो सोर्स है वो दो है। एक तो होता है, लाइट के सोर्स की बात करें तो लाइट के सोर्स दो होते हैं। एक होता है ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस क्या होता है? Objects that those emit their own light। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है, जो अपनी लाइट से चमकती है, जो अपनी लाइट से चमकती है, जिनकी खुद की लाइट होती है, जो अपनी लाइट से एमिट करते हैं, वो होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे हम बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि सन। जैसे हम बात करें सन किसी के पास जाता नहीं है लाइट लेने। किसी के पास जाएगा, पहले कहेगा भाई हमें अपनी लाइट दे दो, हमें एमिट करना है। किसी के पास सन जाता नहीं। सन की खुद की अपनी एक लाइट होती है, वो उसी लाइट से एमिट करता है। तो ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक बल्ब, तो इलेक्ट्रिक बल्ब भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये किसी के पास नहीं जाता, इस पे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है और ये अपने आप फ्लो करने लगता है, एमिट करने लगता है। अगर हम बात करें बर्निंग कैंडल की, कैंडल जल रही है, जलती हुई कैंडल जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, वो किसी के पास जलने के बाद किसी के पास नहीं जाती है। तो बर्निंग कैंडल लिखना, केवल कैंडल नहीं, केवल कैंडल में तो वैसे कोई लाइट होती नहीं, तो बर्निंग कैंडल। फायर की बात करें तो फायर भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप जल रही है, वो एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। आप किसी के पास जाते नहीं है कि हमें लाइट करना है, लाइट अपने आप एमिट करती है, तो फायर भी एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसे इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें नॉन ल्यूमिनस की, तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होती है जिनकी खुद की तो लाइट नहीं होती। दोज डू नॉट एमिट देयर ओन लाइट, दे रिफ्लेक्ट। ये क्या करती है कि जो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट ये रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टेड लाइट, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। यानी कि जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसकी अपनी खुद की एक लाइट है, ये दूसरे की लाइट से दिखा है। सन से लाइट आई, यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ी। यहां इस बोर्ड व्हाइट बोर्ड की लाइट आ रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में आ रही है, जिसकी वजह से हम बोर्ड को देख पा रहे हैं। इसकी खुद की लाइट नहीं है। यानी ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो होते हैं, नॉन ल्यूमिनस की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं।
जिससे चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये होते हैं दो सोर्स। इसके अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, इसके जो एग्जाम्पल होते हैं, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है मून। मून मून की अपनी खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन की लाइट से एमिट करते हैं। या हम जैसे व्हाइट बोर्ड की बात कर रहे हैं तो व्हाइट बोर्ड हो सकता है। टेबल की बात करें तो टेबल की अपनी कोई लाइट नहीं होती। मार्कर की बात करें तो मार्कर की अपनी कोई एक लाइट नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, मार्कर, टेबल, चेयर, ये सारी क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है, इनकी अपनी खुद की एक लाइट नहीं है। ये होते हैं इसके सोर्स। अब हम बात करेंगे मीडियम की, कि लाइट कैसे कहां पे चलती है। मीडियम की चलिए देखते हैं, पहले इसके नेचर की बात करते हैं कि लाइट का नेचर क्या होता है। अगर इसके नेचर की बात करें तो नेचर, इसके दो नेचर होते हैं। लाइट के नेचर दो होते हैं। इसमें ये मान लो कि जब नेचर की बात हो रही थी तो वैज्ञानिकों के बीच में एक युद्ध का माहौल था, एक वार का माहौल था। वार का माहौल, युद्ध का माहौल मतलब युद्ध हो नहीं रहा था, मतलब इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च हो रही थी। कुछ कहीं कुछ निकल रहा था, कहीं कुछ आ रहा था, तो बहुत ज्यादा इसमें माहौल एक युद्ध के जैसा ही माहौल समझो। साइंटिस्टों के बीच में वो अपने में लगे रिसर्च करने में, कोई अपने में लगा। तो न्यूटन ने बताया कि लाइट इज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। लेकिन लाइट जो है पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है। न्यूटन ने बताया कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स के फॉर्म में चलती है, फोटॉन के फॉर्म में चलती है, एक स्ट्रेट लाइन। इसके बाद एक साइंटिस्ट है हाइगन। हाइगन ने बताया कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में चलती है, वेव के फॉर्म में, तरंग के रूप में। हाइगन ने कहा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में नहीं, लाइट तरंग के फॉर्म में चलती है। बाद में रिसर्च किया गया कि ये पता चला कि लाइट के दोनों फॉर्म होते हैं, लाइट के दोनों नेचर होते हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में भी चलती है और लाइट वेव के फॉर्म में भी चलती है। तो ये हुआ कि फिर सही किसको माना जाए, हम इसको मानेंगे कि कब लाइट, हमें क्या मानो रिसर्च करना है तो हम कौन सी लाइट लेंगे। तो ये निष्कर्ष निकला, ये कंक्लूजन हुआ कि जिसमें आपको सुटेबल लगे, आपको अगर वेव के फॉर्म में सुटेबल है तो आप वेव के फॉर्म में रिसर्च करिए। अगर आपको स्ट्रेट लाइन में सुटेबल है तो आप लाइट को स्ट्रेट लाइन में ले सकते हैं। ये चीज आपको हाई स्कूल में नहीं पढ़नी है, ये आपको फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ाया जाएगा। ये हमने बस इसके नेचर के बारे में बताया। आपको पढ़ना है यहाँ पर स्ट्रेट लाइन, आपको लाइट को पढ़ना है स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में, लाइट को स्ट्रेट लाइन में आपको यहाँ पे पढ़ना है कि लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। इसलिए कहा जाता है कि लाइट हैज ड्वेल नेचर, ड्वेल नेचर, लाइट हैज ड्वेल नेचर। लाइट ड्वेल नेचर की होती है, इसका जो नेचर होता है वो ड्वेल नेचर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। लाइट हैज ड्वेल नेचर, लाइट ड्वेल नेचर की होती है। लाइट की अगर स्पीड की बात की जाए तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे एग्जाम में कभी तो ऐसे लिखा हुआ आता है, कभी कभी इसकी यूनिट चेंज कर देते हैं, मीटर से किलोमीटर बना देते हैं। तो किलोमीटर हम इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। या आप इसको मान लो 10⁵ का मतलब क्या हुआ, 3.50 इतने किलोमीटर पर सेकेंड। इनमें से ऑप्शन में कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताएंगे। अच्छा, एक चीज और, फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइट की स्पीड किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है, किस मीडियम में सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट स्पीड। तो याद रखना कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है, वैक्यूम में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद वैक्यूम से कम लिक्विड में होती है, सॉरी गैस में होती है। लाइट वैक्यूम से कम गैस में होती है, गैस से कम लिक्विड में होती है, और लिक्विड से कम
सॉलिड में होती है, यानी सबसे कम लाइट की स्पीड किसमें होती है? सॉलिड में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड किसमें होती है? वैक्यूम में। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड होती है वैक्यूम में, और स्लोवेस्ट कितनी होती है? स्लोवेस्ट होती है सॉलिड में, सबसे कम होती है सॉलिड में। ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन में हम इन दोनों में स्पीड यही मानते हैं कि 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, दोनों में स्पीड हम कैलकुलेशन में यही लेते हैं 3 into 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे तेज स्पीड किसमें होती है, तो वैक्यूम में ही होती है। अगर वैक्यूम ऑप्शन में नहीं है तो गैस में होगी। अच्छा, अब एक बात बताइए, हमने लिया वैक्यूम और गैस, इन दोनों में सबसे तेज किसमें होगी? वैक्यूम में होगी। अगर हमने ले लिया कि गैस सॉलिड, सबसे तेज किसमें होगी? गैस में होगी, क्योंकि सॉलिड में सबसे कम होती है। अगर गैस और लिक्विड लिया जाता है, अगर गैस और लिक्विड ऑप्शन में ले लिया जाए तो सबसे ज्यादा कितनी होगी? जाहिर सी बात है कि गैस में होगी, फिर उसके बाद लिक्विड होगी। तो लिक्विड और सॉलिड में सबसे ज्यादा सॉलिड, लिक्विड में सॉलिड। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा स्पीड जो होती है वो वैक्यूम में होती है, फिर गैस में होती है, फिर लिक्विड में होती है और फिर सॉलिड में होती है। अगर वैक्यूम ऑप्शन में नहीं है तो फिर सबसे तेज होती है गैस। क्लियर है? और अगर गैस भी और वैक्यूम दोनों नहीं है तो लिक्विड में। डिपेंड करता है आपके ऑप्शन पे। इस ऑर्डर को याद रखो, इस सीक्वेंस को याद रखो, वैक्यूम, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर याद रखना, सबसे तेज होती है वैक्यूम में लाइट की स्पीड। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब लाइट किसी एक मीडियम से, जब किसी लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करती है, या हम ये कह सकते हैं कि लाइट किसी सरफेस पे टकराती है, तो टकरा के उसी मीडियम में वापस लौट जाती है। इस प्रोसेस को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्सटेंडिंग बैक ऑफ लाइट after falling the surface in the same medium is called reflection of light। आप कुछ भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, डिफिनेशन की मीनिंग सेम ही होगी। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, एक्सटेंडिंग बैक ऑफ लाइट एक ही चीज है। तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको हम ऐसे समझेंगे, मान लो ये एक मिरर है, अभी भी ये ग्लास है, अभी एक ग्लास है, ग्लास के पीछे जैसे हम पॉलिश करते हैं, जब हम पॉलिश करेंगे तो ये बन जाएगा मिरर। प्लेन मिरर हमने माना है, ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है। अच्छा, ये पॉलिश किस चीज की जाती है पीछे? तो ये पॉलिश की जाती है सिल्वर की, सिल्वर की पॉलिश की जाती है। लेकिन फिर ये होता है कि सिल्वर पे अगर कहीं से स्क्रैच लग गया तो काम खत्म हो जाएगा, मतलब स्क्रैच हो जाएगा तो फिर वो ओपेक नहीं होगा। तो सिल्वर के पीछे फिर एक रेड कलर की पेंट कर दी जाती है, रेड कलर, ब्लैक कलर की पेंट कर दी जाती है। तो ये एक ओपेक पूरा मीडियम बन जाता है। ओपेक का मतलब क्या है? जहां पे लाइट टकरा के वापस लौट जाए, उसमें इंटर ना करे, मतलब उसको पास ना करे, तो वो होता है ओपेक मीडियम। तो हमने एक प्लेन मिरर ले लिया है। अब प्लेन मिरर में मान लो ये एक लाइट आ रही है और आके टकराई, टकराने के बाद ये वापस लग गई उसी मीडियम में, जहां जिस मीडियम में उसी मीडियम में वापस लौट गई। इसी को बोला जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
ये जो रे आ रही है इस रे को बोला जाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है इसे बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। अच्छा एक चीज देखो, ये रे क्या है? सबसे पहले हम रे के बारे में जानते हैं, तो वो बाद में जानते हैं, पहले रिफ्लेक्शन जान लेते हैं। अब मान लो इतना ही, ये मान लो कि रिफ्लेक्शन जो है इतना ही नहीं होता है, एक मीडियम किसी मीडियम से आई और उसी मीडियम में वापस लौट गई। एक्चुअली इसमें कुछ लाभ भी होते हैं। मान लो एक इंसिडेंट रे आई, मिरर से टकराई, स्ट्राइक की और स्ट्राइक करके वापस लौट गई। अब हम क्या करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन यहां पे ड्रा कर लेते हैं। इमेजिनरी लाइन, ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, ये कोई रियल नहीं होती है, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये कोई रियल की लाइन नहीं होती, ये इमेजिनरी लाइन होती है। ये तो सच में है कि आ रही है, ये भी सच में है कि वापस आ रही है, लेकिन ये एक इमेजिनरी लाइन होती है। हमने सिर्फ मान लिया कि एक यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन हमने ड्रा कर दी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? जो लाइन सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन। अच्छा, लाइन को नॉर्मल बोल दिया जाता है। ये जो परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन होती है इसको नॉर्मल बोलते हैं। अब ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई फॉर इंसिडेंट, आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंट। आई फॉर रिफ्लेक्टेड, जो आर फॉर रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्टेड रे है नॉर्मल के बीच में एक एंगल बनाती है, इस एंगल को बोलते हैं आर। आर फॉर रिफ्लेक्टेड, आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये नॉर्मल, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिले इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल आई है इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस। और जो एंगल आर है इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हुआ क्या? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई रे आई, लाइट आई, किसी सरफेस पे टकराई और उसी मीडियम में वापस लौट गई, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अच्छा एक चीज यहां पे मान लो लाइट आ रही है, ये तब तक बैक नहीं होगी जब तक इसके मीडियम में, इसके पाथ में कोई सरफेस नहीं आएगा। मान लो ये लाइट आ रही है, सिर्फ चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी। मान लो ये लाइट ऐसे आ रही, अब ये चलती रहेगी, जैसे ही व्हाइट बोर्ड से टकराई तो व्हाइट बोर्ड एक सरफेस हो गया। अब इस सरफेस से टकराएगी, टकराने के बाद तब वापस मिलेगी। तो इधर से जा रही थी, इधर भी इसी मीडियम मतलब एयर से आई और व्हाइट बोर्ड से टकराई, टकराने के बाद एयर में फिर वापस चली गई। अब जैसे इसमें है, ये इस मीडियम से आई, इसी मीडियम में गई, आई इधर से गई इधर। अब ये क्या होता है? अच्छा, ये रिफ्लेक्ट कहां से होती है? ये डायरेक्ट इस ग्लास से रिफ्लेक्ट नहीं होती, इस ग्लास के अंदर इंटर करेगी। इंटर करने के बाद जहां से ये सिल्वर की पॉलिश है, सिल्वर की पॉलिश यानी मिरर के पीछे तक जाएगी। मान लीजिए सिल्वर की पॉलिश है तो यहाँ पे लाइट टकराई, तो यहाँ से टकराने के बाद इस ग्लास के अंदर तो इंटर करेगी, जहां से जो सिल्वर की पॉलिश है इस सिल्वर की पॉलिश से रिफ्लेक्ट होगी। क्योंकि जो ग्लास था, ग्लास पे ट्रांसपेरेंट था, तो ट्रांसपेरेंट पे तो लाइट इंटर कर जाती है, तो इसके अंदर तो इंटर करेंगे। लेकिन जब ये जो सिल्वर की पॉलिश मिले, सिल्वर की पॉलिश को जैसे स्ट्राइक करेगी वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो वहां से रिफ्लेक्ट होगी तो ये इधर से निकल जाएगी, इस एंगल से इस एंगल से वापस चलेगी। अब याद रखना कि जितने एंगल पे ये आती है टकराने के लिए, उतने ही एंगल पे आफ्टर स्ट्राइकिंग ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल को ही वापस जाएगी। यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो इसके दो लॉ होते हैं, दो लॉ होते हैं रिफ्लेक्शन के, दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस करो, इंसिडेंट रे इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे always lie in the same point, in the same point। हम ये कह सकते हैं always lie the point of incidence, ये भी बोल सकते हैं। ध्यान सुनो, फर्स्ट लॉ इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल always lie in the same point, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकंड लॉ क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन always equal। इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है, ये सेकंड लॉ है। इसके ये दो लॉ। अब एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस वो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ध्यान से देखना, ये जो रे है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है उसे बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां इस सरफेस को न मान लेना। वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल होता है, सरफेस से मत मानना। अब वहां एग्जाम में न्यूमेरिकल जब आएगा तो क्या आएगा कि एंगल बिटवीन सरफेस या मिरर मुझे सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। अब ध्यान से सुनो, वहां पर न्यूमेरिकल में क्या आएगा एंगल बिटवीन सरफेस या मिरर एंड इंसिडेंट इज 30 डिग्री, बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट इज 30 डिग्री। यानी कि आपसे जो कह रहा है क्वेश्चन में कि वो एंगल कौन सा है कि इंसिडेंट रे एंड सरफेस, ये इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री। फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, या फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको क्या देगा एंगल बिटवीन सरफेस एंड इंसिडेंट रे इज 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब आर वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी आर की वैल्यू फाइंड करनी। हमने आपको बताया कि आई और आर इक्वल होते हैं, लेकिन हमको तो आई की वैल्यू नहीं मिली है, क्योंकि आई से यहाँ पे एंगल रिफ्लेक्ट होता है, आई यहाँ फॉर्म होता है आई एंगल, हमको जीरो वैल्यू, तो हम और फाइंड करना है ये। अगर आई की वैल्यू फाइंड हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड हो जाए, तो हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं, तो इक्वल होगा। तो ये कैसे फाइंड किया जाएगा, एक चीज ध्यान से सुनो। हमने कहा ये सरफेस है, मान लो ये मिरर है, ये सरफेस है, और इस सरफेस पे ये इंसिडेंट जो है, ये रिफ्लेक्टेड जो है, और ये नॉर्मल। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये एंगल 30 डिग्री है। और अभी हमने बताया ये जो नॉर्मल होता है ये इमेजिनरी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन होती है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर ये पूरा 90 है और 90 में जो 30 डिग्री है, पूरा एंगल 90 डिग्री है, पूरे 90 में से सिर्फ ये 30 है, इतने को हटा दो। अगर पूरे 90 में इतने को हटा दिया जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, पूरे 90 में से 30 डिग्री से हटा दिया जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 60 डिग्री। हमसे फाइंड करने के लिए क्या करें, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल होता है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा 60 डिग्री होगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये गलती ना होने पाए, एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन देता है, यही क्वेश्चन देता है आपको वहां पे, वहां डायरेक्ट नहीं देगा इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन,
सभी जानते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल ऑलवेज इक्वल, तो सेम होता है। इसीलिए एग्जामिनर क्या करता है, आपको सरफेस से दे देता है एंगल। तो आपको सबसे पहले इस चीज को समझना है कि हमको एंगल कहां से मिले हैं। जब आप ये चीज समझ जाएंगे कि आपको एंगल कौन सा फाइंड है, तो आप वहां से न्यूमेरिकल आसानी से कर सकते हैं। एक चीज और, न्यूमेरिकल आप तब तक नहीं सॉल्व कर पाएंगे जब तक आपको डिफिनीशन नहीं पता होगी, जब तक आपको उस पूरे चैप्टर के बारे में अच्छे से एक एक चीज पता नहीं होगी। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप डिफिनीशन पे ध्यान दें। डिफिनीशन जैसे हमने यहां पे बताया, आपको ला बताया, ला में क्या बताया, सेकंड ला क्या बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो ये चीज पे ध्यान दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है। जबकि आपको वहां पे क्या गिवन होगा कि सरफेस और इंसिडेंट रे या सरफेस और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल, और आपको फाइंड करने के लिए कह देगा कि रिफ्लेक्शन एंगल या इंसिडेंट एंगल फाइंड करिए। तो उसमें आपको पहले ये तो पता हो कि हम एंगल क्या गिवन और हमें फाइंड क्या करना है। जैसे ये एंगल गिवन था, तो सबसे पहले हमने 90 में सबट्रैक्ट किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन होता है। और इसके दो ला है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑलवेज लाई द सेम पॉइंट। सेकंड ला क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। और उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल जो आएंगे, हमने उसके बारे में आपको बताया कि न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा, तो उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आपको पढ़ना है कि जो रिफ्लेक्शन है वो होता कितने टाइप का है, कितने टाइप का रिफ्लेक्शन होता है। तो याद रखना कि रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। हम आपको बता रहे हैं दो टाइप का रिफ्लेक्शन कौन कौन सा होता है। रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन, और सेकेंड होता है, सेकेंड इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ध्यान से सुनिए, मान लो हमने एक मिरर ले लिया, प्लेन मिरर ले लिया, और ये ओपेक है, ओपेक मतलब इससे लाइट पास नहीं करेगी। अब मान लो इससे एक रे आई और ऐसे टकराई, जो रे आ रही है क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे, और यहां से एक रे जिस एंगल में एंगल से वापस चली गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड कैसे बनाते हैं, ये एक रे आई, जो रे आ रही है इसको बोल सकते हैं इंसिडेंट रे, एक रे वापस चली गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हमने कहा यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रा कर लेते हैं जिसको बोल देते हैं नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। मान लो एक लाइन हमने और उसमें एक रे और आ गई, और जिस एंगल पे उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। नॉर्मल हम बाद में बनाते हैं, छोड़िए ये भी एक रे और हमने बना दी, ये आई और फिर ये भी वापस चली गई। ये रे आ रहे हैं और ये रे वापस आ रहे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस होता है, चिकने सरफेस से, जैसा कि मिरर एक चिकना सरफेस होता है। जब रिफ्लेक्शन किसी स्मूथ सरफेस से होता है, शाइनी सरफेस से होता है, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, जब रिफ्लेक्शन किसी शाइनी सरफेस, स्मूथ चिकने सरफेस से होता है, उसे बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन।
रेगुलर रिफ्लेक्शन जब सरफेस किसी स्मूथ सरफेस या शाइनी सरफेस पे होता है उसे बोला जाता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने की जरूरत है, जैसे कि इंसिडेंट रेज आर पैरेलल। इंसिडेंट रेज जो होती है वो पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो भी पैरेलल होती है, वो भी पैरेलल ही होती है। इंसिडेंट रे अपने से एक दूसरे से पैरेलल होती है, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से पैरेलल होती है। एक चीज याद रखना कि ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रेज के पैरेलल ही होती है, ये इनके पैरेलल नहीं होती, ये आपस में पैरेलल रहती है और ये आपस में पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल का मतलब ये बराबर आती है, बराबर की, लेकिन इनकी डिस्टेंस जो होती है वो इक्वल डिस्टेंस की होती है। और रिफ्लेक्टेड जो होते हैं ये भी इक्वल डिस्टेंस से ही वापस जाती है एक दूसरे से। ये कभी पैरेलल मतलब एक दूसरे से कभी ना मिले, इंटरसेक्ट नहीं करती, वो होती है पैरेलल है। तो इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होती है और रिफ्लेक्टेड रे भी आपस में पैरेलल होती है। और यहाँ पे जो सरफेस होता है वो शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस पे होता है और जो ये इंसिडेंट रे होती है और रिफ्लेक्टेड रे होती है वो पैरेलल होती है। लेकिन इंसिडेंट के पैरेलल, रिफ्लेक्टेड रेज के पैरेलल होते हैं, रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट पैरेलल होती है। कहने मतलब ये इसके पैरेलल नहीं होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे और ये आपस में पैरेलल। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है एक रफ सरफेस होता है, मान लो हमने ये सरफेस बना लिया, रफ सरफेस है जिसको आम भाषा में कहते हैं ऊबड़ खाबड़। रफ सरफेस से जब रिफ्लेक्शन होता है उसको बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लो ये इंसिडेंट रे है, अब ये मान लो इधर को वापस चली गई, ये इधर को वापस चली गई, ये इधर को वापस चली गई, तो इसमें देखो ये एक दूसरे पे पैरेलल नहीं, पैरेलल नहीं है। क्यों? पैरेलल किसमें होंगे? रेगुलर में पैरेलल होंगी, किसमें होंगी? इरेगुलर। तो जब रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से होता है उसे बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। रफ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। शाइनी या स्मूथ सरफेस से होने वाला रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो रेज होती है वो पैरेलल होती है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन में रेज पैरेलल नहीं होती। ये चीज याद रखना।